मीनवाइल यदि वो रिचार्ज भी हो जाए लाइसेंस तो फिर वो फैसिलिटी हाँ, जिसमें थोड़ा इसमें टाइम लग सकता इसमें है। पोस्ट की दिक्कत आ रही है आज। तो इसमें हमें लगता है कि प्रेजेंटेशन तो नहीं हो पाएगा। नहीं, डायरेक्ट होस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हाँ, होस्ट डायरेक्ट। ट्रांसफर कर दीजिए इफ हाँ इट इज तो पॉसिबल, है ना। हाँ तो मैं होस्ट आपको। ट्रांसफर होता है तो आप मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं फिर कुलदीप जी को या आपको होस्ट बना दूंगा, है ना, ये पॉसिबल है मेरे चलिए, ख्याल से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको दूसरे वाले में बनाना है। हाँ जी, दूसरे वाले में इसमें कर दीजिए तो उससे मैं होस्ट कर लूंगा और इससे मैं बोलते रहूंगा, है ना, क्योंकि बोलना तो अलाउड है ही सभी को। नहीं, नहीं, ठीक। तो बोलने के लिए को होस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं ना उसके लिए को होस्ट की जरूरत होती है। मैंने भी फ्री वर्जन किया है क्लासेस के लिए, तो इसलिए इसका तरीका मुझे पता है, क्योंकि लाइसेंस बाकी हमने MS टीम्स का लिया था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सॉफ्टवेयर का। जो लोग मैट्रिमोनियल समस्याओं से ग्रसित हैं उनके लिए भी आज का विषय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। टैक्स रिविजन का उस कुलदीप पर भी जी आप बहुत बड़ा रोल है। कुलदीप जी आप अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं, आप, लाइट चली गई क्या आपकी? नहीं, नहीं सर, लाइट है। एक्चुअली मैं इसी में बैठा तो हुआ हूँ और क्या लैपटॉप रख के बैठा हूँ, थोड़ा डार्क में। मेरी आदत है सर, थोड़ा मैं डार्क में रहता हूँ, मतलब मेरी तो आदत ही है। हाँ, इसमें बीरेन जी आपको होस्ट बना दिया है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं उससे वो दूसरे वाले डिवाइस पे मैं देखता हूँ उसमें होस्टिंग हुआ है क्या, उस डिवाइस पे बनाया या इस डिवाइस पे बनाया आपने। यस, इट्स पॉसिबल, है ना, होस्टिंग तो हो रहा है, तो कर लेते हैं। तो मेरी आवाज भी आ रही है आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल स्पष्ट है सर, आप दिखाई भी दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये हो रहा है शेयरिंग। तो इसमें पहले ब्लैक मनी हम देखेंगे कि काला धन किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर हम ये शेयर हो गया है, और आफ्टर नेटवर्क डिले ऑफ फ्यू सेकंड्स ये सबके सामने आ जाएगा। हाँ, यस, प्रेजेंटेशन अब दिख रहा है ना? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, एकदम क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू। तो हम इसमें काला धन का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इससे संबंधित जो प्रावधान है वो ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखेंगे। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये छोटा सा ही प्रेजेंटेशन है, 15-20 मिनट का। पहले हम देखेंगे कि एन इनकम विच इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्संस इन ए नेशन इज टर्म्ड एज ब्लैक मनी। ये एक जनरल डेफिनेशन है काला धन की, जो राष्ट्र को या जो गवर्नमेंट को बताया नहीं जाता है, कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस, इसको हम काला धन कहते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेजिटिमेट एज इट गोज अनरिकॉग्नाइज फॉर द टैक्स डिक्लेरेशन। अब ये टैक्स में डिक्लेयर नहीं होता, कई अलग तरह के टैक्सेस होते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो टैक्सेशन एक अलग मैटर है, तो जो टैक्स डिक्लेरेशन में नहीं होता है तो उसको हम अवैध संपत्ति या इलेजिटिमेट बोल सकते हैं। इट्स अ ह्यूज एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इशू फॉर इंडिया। ये शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है इंडिया में, और ये प्रॉब्लम बढ़ता भी जा रहा है, बहुत सारे कानून है इससे रिलेटेड। तो पहले हम देखेंगे कि ब्लैक मनी किसे कहते हैं। देयर इज नो वन डेफिनेशन फॉर ब्लैक मनी इन इकोनॉमी। In layman's language, it is the money that has been acquired through illegitimate means or money which is unaccounted for, that is, for which tax is not paid to the government. तो जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता इसको हम ब्लैक मनी कह सकते हैं, सिंपल शब्दों में। स्पूरियस नोट्स और काउंटरफिट मनी इज जनरली नॉट टर्म्ड काउंटेड एज ब्लैक मनी। जैसे कि जो जाली नोट होते हैं या जो जाली सिक्के वगैरह होते हैं, जाली स्टैम्प पेपर, ये एक दूसरा ऑफेंस है, और इसको हम काला मनी, ब्लैक मनी नहीं बोलते हैं। काउंटरफिट नोट्स आर करेंसी नोट्स दैट आर इलीगली प्रिंटेड बाय अनऑथराइज्ड एजेंट्स। तो ये भी उसमें आता है। मतलब मेन इकोनॉमी में ये पैसा भी सर्कुलेट करते रहता है, जाली नोट वगैरह, लेकिन इसको हम ब्लैक मनी की डेफिनेशन में जनरली नहीं मानते हैं। ये एक दूसरा क्रिमिनल ऑफेंस होता है। ब्लैक मनी जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों टाइप के इसमें इरेगुलरिटीज होती है, हम देखेंगे इसको डिटेल में। ब्लैक मनी इज हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द GDP ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। अब जब हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते हैं तो इसमें ब्लैक मनी जो है वो उसमें अकाउंटिंग नहीं हो पाता है, और इस तरह से टाइम टू टाइम कुछ एस्टिमेट्स हुए हैं कि कितना ब्लैक मनी भारत में सर्कुलेशन में है, और ये कितने करोड़ या टोटल हमारी इकोनॉमी का कितना हिस्सा हो सकता है। तो ये सिर्फ एस्टिमेट ही कर सकते हैं, क्योंकि ये अवैध होता है तो बहुत सारी चीजें पकड़ में नहीं आती है। व्हाइट मनी इज मनी दैट इज अर्न थ्रू लेजिटिमेट मीन्स एंड इज अकाउंटेड फॉर विच इनकम और अदर टैक्स इज पेड। अब जो हम लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न हो सकता है, GST हो सकता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स है, कई तरह के टैक्स है। तो ये टैक्स में जहां जहां पे ये अकाउंटिंग होता है तो वहां पे हम उसको व्हाइट मनी मान सकते हैं। और फिर ब्लैक को व्हाइट में करना, इसको हम लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग में भी आता है।
In an ideal economy, all money that is transacted should be accounted for. This would help the government to collect taxes. तो आइडियल इकोनॉमी ये होती है कि जितना भी पैसा है वो व्हाइट हो और ब्लैक मनी कम से कम हो, ताकि गवर्नमेंट इस पर टैक्स ये कलेक्ट कर सके। तो इसको हम व्हाइट मनी कहते हैं। कैश ट्रांजैक्शन विदाउट प्रॉपर अकाउंटिंग आर नोन एज ब्लैक मनी। नॉर्मली जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका था वो ये था, और अभी भी है, कि कैश ट्रांजैक्शन होता था। अब कैश ट्रांजैक्शन पर बहुत सारी लिमिट आ गई है कि 20,000 से ज्यादा का है तो आप कैश से ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के जो नियम बना दिए गए, तो इस तरह से कैश ट्रांजैक्शन को रोकने का कुछ उपाय किया गया है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कीप्स ट्रैक ऑफ ब्लैक मनी। तो ये एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक अलग से एक्ट है 2003 का, और ये जो है वो सीबीआई डायरेक्टर की भी नियुक्ति में ये होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ये सेंट्रल एजेंसी जो होती है या जो यूनियन टेरिटरी जो है, उनके लिए ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। स्टेट लेवल पर ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पावर अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स अलग है एज पर फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये जनरेट कैसे होता है, तो इसके हम सोर्स देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग में क्या फर्क होता है। तो ब्लैक मनी जो है वो 3 तरीके से होता है। पहला होता है एक्टिविटीज, गतिविधि है। द इलीगल एक्टिविटीज दैट कैन, वो एक अपराध से पैसा जनरेट होता है, जिसमें या सूर्यकांत वर्मा जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, शायद आपकी तरफ से कुछ माइक का साउंड आ रहा है। सूर्यकांत वर्मा जी, सूर्यकांत वर्मा जी, हेलो। मैं इनको म्यूट कर दे रहा जी 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 सर। मेंबर्स बीरेन को जी, देख लीजिएगा सर। बीरेन जी आप इसमें होस्ट हैं तो देखिएगा, लोग जब एंट्री करेंगे तो आपको उनको एंटर करना पड़ेगा। हूँ। हाँ, अभी तो इसमें कोई एडमिट में तो कोई दिख नहीं रहा, वो आता है तो मैं कर लूंगा, है ना। इनका म्यूट हो गया। तो क्राइम तरह तरह के होते हैं, तो किसी भी क्राइम का से जो संपत्ति अर्जित की गई। दूसरा होता है करप्शन। तीसरा है नॉन कॉम्प्लायंस विद टैक्स रिक्वायरमेंट्स, कि जो टैक्स लॉस का जो इवेशन ये है वायोलेशन। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजरल रेगुलेशंस, इससे भी होता है कि प्रोसीजर कई बार लोगों के समझ में नहीं आती है, नाम रख देते हैं सरल, सहज, सुलभ वगैरह, लेकिन वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट या बिना वकील के फॉर्म भर नहीं पाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इससे भी चाहे अनचाहे भी कभी अनजाने में भी टैक्स इवेशन या ये हो जाता, इलीगल एक्टिविटी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजरल रेगुलेशन। फिर मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में उस पैसे को मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, जिसके लिए एक अलग से कानून है, पीएमएलए 2002, जिस पर एक अलग से प्रेजेंटेशन, पूरा एक एपिसोड इस पर हो चुका सर माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी सर। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप में कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम इसको कुछ देर के लिए ओपन कर सकते हैं क्या, मीटिंग को? है। इसमें नहीं, मीटिंग की जो सेटिंग्स है ना, सेटिंग्स जी में जी। इसको वो करना पड़ेगा कि बिना कंफर्मेशन के वो आ जाए, है ना। ये सेटिंग्स में करना पड़ेगा द्विवेदी जी को, या फिर मुझे किया गया है तो एम आई एबल आपको टू उसमें चेंज। मैं देखता हूँ यदि सेटिंग्स मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं सेटिंग्स में वो बिना कंफर्मेशन के अलाउ कर देता हूँ सबको, ताकि सब लोग ज्वाइन हो सके। मैं देखता हूँ मीटिंग सेटिंग्स, यस। सेटिंग्स में जी जो जी। दिया है ना, वो ऑलवेज शो मीटिंग कंट्रोल्स, ठीक है। मीटिंग टॉपिक आरटीआई रिवोल्यूशनरी ग्रुप, शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट ज्वाइन, शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स, शो माय वीडियो इन गैलरी व्यू, ठीक है। स्टॉप इनकमिंग वीडियो। सेटिंग्स में तो इतना ही है। सेटिंग आ, में अच्छा, शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट ज्वाइन, ये मैं ऑन कर देता हूँ, पहले ऑफ था ये। तो हम्म। पार्टिसिपेंट होते हैं तो नेम इसमें आए, ये मैं शो कर देता हूँ। अब हो सकता है कि शायद नाम दिखाएंगे उनके, लेकिन उनकी जो रिक्वेस्ट है कि दे वांट टू ज्वाइन, तो वो एडमिट बटन जो पहले आता था कि एडमिट और डिनाई, ये इसमें सेटिंग्स में मुझे नहीं दिख पा रहा है फिलहाल। सेटिंग्स फिलहाल इतनी ही अवेलेबल है मेरे लिए, तो है ना। यस, केवन पीपल, यस आ गया। एंटर द वेटिंग रूम, ठीक है। ये 7 लोगों को मैं एडमिट कर लेता हूँ, दिख गया मुझे, ठीक है। एडमिट ऑल कर देता हूँ, यस जी दिख जी। रहा है, नो। तो ये 7 लोग एडमिट हो जाएंगे, ठीक है। एडमिट ऑल कर दिया है मैंने, ठीक है। अब इनके नाम मुझे दिख रहे हैं जो पहले नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो सेटिंग में ऑफ था। ये फ्री वर्जन होने की वजह से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। ओके, तो ये रिचार्ज होते ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
तो इसके बाद है स्मगलिंग, जो कस्टम्स एक्ट 1961 का वायोलेशन है, उसको हम बोलते हैं स्मगलिंग। अब जो कुलदीप जी ने 3 टर्म बताई थी, टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग, तो इसमें तीनों का फर्क हम समझते हैं कि टैक्स इवेशन, ये सिंपल शब्दों में टैक्स चोरी हिंदी में कह सकते हैं कि दिस इज वेयर एन एंटिटी विलफुली, मतलब जानबूझकर, डज नॉट पे टैक्सेस दैट आर ड्यू टू द गवर्नमेंट, कि जो टैक्स ड्यू है और जो पे नहीं किए जाते उसको कहते हैं टैक्स इवेशन, कि सीधे सीधे टैक्स बनता है, टैक्स की चोरी कर लिया, नहीं दे रहे। दूसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस। अब अवॉइडेंस ये होता है कि कानून में जो कमी है, जो लूप होल है, उसका फायदा उठाया जाता है। तो दिस इज वेयर एन एंटिटी टेक्स से एडवांटेज of the existing loopholes in the system and avoids paying taxes. This is not illegal though. अब टैक्स अवॉइडेंस है, ये इलीगल नहीं है, क्योंकि ये उसमें कुछ कानून में ही कमी है, या कमी लोग ढूंढ के निकाल लेते हैं या क्रिएट कर देते हैं, और एक तरह की इनकम को दूसरे तरीके से दिखाना या उसको कुछ तरीके से अवॉइड करना, तो इस तरह के टैक्टिक्स लोग ढूंढ के निकालते हैं, तो ये इलीगल नहीं है, ये टैक्स अवॉइडेंस है। कभी कभी कुछ वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो लोग भी इस तरह के तरीके सजेस्ट करते हैं कि कैसे इसको अवॉइड किया जाए। फिर जो प्लानिंग की यदि हम बात करें, प्लानिंग एक लेजिटिमेट एक्टिविटी है कि सरकार ने जो भी टैक्स की बचत के लिए जो स्कीम्स वगैरह बनाई हुई है, तो उसका फायदा उठाते हुए हम कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह से हम टैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं। ये टैक्स प्लानिंग है, ये लेजिटिमेट है और दिस इज लीगली अलाउड एंड ऑल्सो एनकरेज। तो टैक्स प्लानिंग हम ये कह सकते हैं कि इट इज द लेजिटिमेट प्रैक्टिस of organizing financial affairs to minimize tax liability within the framework of the law. It involves careful planning, investments, expenses, कि हम अपना पैसा खर्च कैसे करें, कितना खर्च करें, कितना इन्वेस्ट करें, एंड ट्रांजैक्शंस, कि अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन है, तो क्या हम जैसे कि यूपीआई यूज करें या फिर हम एनईएफटी यूज करें, कौन से इसमें हमारा पैसा बचेगा। तो ये जो करते हैं, ये सब तरीके वैध है, लीगल है ये। एंड ट्रांजैक्शन ये जानबूझ के गवर्नमेंट इस तरह का करती है ताकि किस चीज को एनकरेज करना, किस चीज को डिस्करेज करना, ये एक इनडायरेक्ट तरीके से सरकार ये करती है कानून में लाके। तो ये सब लीगली अलाउड है टैक्स प्लानिंग करना, टू टेक एडवांटेज ऑफ अवेलेबल की बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स एमिंग फॉर इफिशिएंट टैक्स मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स भी देती है कि इस तरीके से करोगे तो आपकी इतनी लाइबिलिटी कम हो जाएंगी, और इस तरह से जो एक्टिविटी लोग वैध तरीके से कर सकते हैं, इसको हम टैक्स प्लानिंग कह सकते हैं। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं इस प्रेजेंटेशन में कि क्या क्या सोर्सेस है भारत में ब्लैक मनी के। तो पहला है सेलर्स और ट्रेडर्स हु डू नॉट गिव बिल्स और रिसीट क्रिएट्स ब्लैक मनी। तो आमतौर पे हमारे यहाँ जो कस्टमर की जो अवेयरनेस है, ये बहुत कम होती है, और सबसे ज्यादा चोरी होती है रिटेलर लेवल पे। तो इसके लिए आजकल एक जीएसटी लाया गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 17 अलग अलग टाइप के जो टैक्स है पुराने, इसको समाप्त करके जीएसटी में कस्टमर चेन मैनेजमेंट का कंसेप्ट लाया गया है कि कस्टमर चेन क्या होता है, कि देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, देयर इज अ होलसेलर, देयर इज अ रिटेलर, और रिटेलर के बाद होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर किसी को बेचता नहीं, क्योंकि वो गुड्स को कंज्यूम कर लेता है, गुड्स या सर्विसेज को। तो इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो रॉ मटेरियल लेता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है, कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद फिर आगे होता है होलसेलर। होलसेलर और रिटेलर, इनको सिर्फ ट्रेडर्स कहते हैं, व्यापारी। ये लोग बनाते कुछ नहीं है, ये सिर्फ खरीदते हैं और बेचते हैं, किसी से खरीदते हैं, किसी को बेचते हैं। तो इसमें होलसेलर होता है, ये मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और रिटेलर्स को बेचता है। ये कस्टमर सप्लाई चेन इसको हम बोलते हैं, और सीआरएम। और फिर जो रिटेलर होता है, ये होलसेलर से खरीदता है और कंज्यूमर को बेचता है, और कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, वो रिटेलर से खरीदता है और वो किसी को कुछ बेचता नहीं है। तो ये चेन हो गई। और इसमें जो आखिरी जो लूप होल है कि जो बिल नहीं देते हैं, या एक जनरली पब्लिक बिल मांगते नहीं है, जबकि आप मांगो तो आपने देखा होगा कि मेडिसिन शॉप में आप कभी भी बिल मांगो तो कभी मना नहीं करते, क्योंकि मना करना अपराध है, वो तुरंत ही आपको बिल बना के दे देगा। लेकिन अब मांगने वाला ही मांगता नहीं है, तो वो क्या करे। तो इससे सबसे ज्यादा चोरी जो होती है वो लास्ट स्टेज पे होती थी, रिटेलर लेवल पे, इसलिए फिर जीएसटी लाया गया। मेनी पीपल इन्वेस्ट इन बुलियन, जो सोना चांदी है, ज्वेलरी है, इसको बुलियन कहा जाता है, हीरे मोती या जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, टू हाइड देयर एक्चुअल इनकम फ्रॉम द अथॉरिटीज। तो इसमें इन्वेस्ट कर लिया जाता है, और फिर वो उसका जो रेट है वो बढ़ते जाता है, और इस तरह से उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट कुछ लोग करते हैं, और इसमें जगह भी कम लगती है स्टोर करने में, छुपाना भी बड़ा आसान होता है। तो ये एक तरीका लोग करते हैं। तीसरा होता है रियल इस्टेट सेक्टर। पैसा पहले लोग जमीन में गाड़ते थे, अब जमीन में डालते हैं, तो जमीन का मतलब हो गया रियल इस्टेट। तो इसमें जो चल संपत्ति है,
कि उसको खरीद लिया, जमीन खरीदा। तो ये जो है मेनी पीपल अंडर वैल्यू रियल इस्टेट टू रिफ्रेन फ्रॉम पेइंग द राइटफुल टैक्स। अब ये अंडर वैल्यूएशन कैसे किया जाता है कि जैसे उसका सर्कल रेट है, अब ज्यादा अमाउंट दिया तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो ये है कि उसको कम अमाउंट में दिखाओ। अब एक्चुअली उसको ज्यादा अमाउंट दे दो, लेकिन वो सब पेमेंट कैश में करो, और ऑन पेपर जो है चेक पे ये कम दिखाओ। तो इस तरह के भी टैक्स की चोरी होती है। महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून लाया था बीच में कि यदि कोई इस तरह के ये जो अंडर वैल्यूएशन करते हैं या ऐसा सरकार को ऐसा लगता है, तो सरकार 1 रुपया उसका उसका ज्यादा देंगी, और 1 रुपया ज्यादा देने के कारण वो संपत्ति सरकार की हो जाएगी। तो इस तरह का भी कानून लाया गया था ताकि लोग अंडर वैल्यूएशन ना करें, और जो भी उस पर टैक्स बनता है वो लेजिटिमेट तरीके से दे चीट द गवर्नमेंट ऑफ द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। Some self-help groups and trusts do not provide proper sources for their funds and donations received. अब जहां जहां पर डोनेशन लेते हैं तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आती है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप या एनजीओ वगैरह भी आते हैं। तो ये लोग भी अपने जो सोर्स ऑफ मनी है कि पैसा कहाँ से आता है वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। कहीं पर ये एग्जेम्प्टेड होता है, कहीं टैक्सेबल होता है, कहीं नॉन टैक्सेबल होता है। लेकिन एक रिटर्न फाइल करना कि डिक्लेरेशन करना, ये भी कुछ अमाउंट के ऊपर जरूरी होता है। जैसे कि पैन कार्ड है, अब 2.5 लाख के ऊपर पैन कार्ड होना जरूरी है, चाहे आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो या ना आते हो। बैंक ऑफ इटाली कैलकुलेशन रिवील्स इंडिया शेयर इन टैक्स हेवंस ग्लोबली टू बी $152 to 152,181 बिलियन रुपीज 10 लाख करोड़। अब बैंक ऑफ इटाली ने कैलकुलेशन किया था कि भारत में कितना मतलब जो बाहर जो संपत्ति इन्वेस्ट खरीदी जाती है विदेशी बैंकों में वगैरह, तो ये 10 लाख करोड़ का एस्टिमेट किया गया था। इंडिया इज रैंक्ड 8 इन द वर्ल्ड इन ब्लैक मनी डिक्लेरेशन बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट। तो ग्लोबल रिपोर्ट में ये 8वां ब्लैक मनी जनरेशन में 8वें नंबर पर है। Former director of the Central Bureau of Investigations has said that the total black money in India is around $500 billion. ये सीबीआई के एक एक्स डायरेक्टर का एस्टिमेट है, $500 बिलियन लगभग है। अब हम देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन जो है, ये हमने देखा था कि काले पैसे को सफेद करना, जैसे कपड़े को धोते हैं और मैल निकालते हैं, तो उस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट करना, इसको बोलते हैं लॉन्ड्री, और ये टर्म है मनी लॉन्ड्रिंग। So money laundering is the process by which black money is converted into white money, and people who possess black money cannot spend it publicly. अब सबके सामने तो उसको खर्च कर नहीं सकते, नहीं तो लोगों को पता चल जाए कि पैसा आया कहाँ से। So they should either have it, hide it, or spend it on the underground economy. अब ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी जो होता है, इसमें सब अंडरवर्ल्ड के भी काम चलते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है, आर्म्स ट्रैफिकिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, कई तरह के उसमें धंधे चलते हैं। तो ये भी किए जाते हैं थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। दे कन्वर्ट इट। हाँ, मैं एडमिट बटन अब मुझे आ रहा है, तो मैं रेगुलरली इसमें जो जो मेंबर आ रहे हैं मैं उनको एडमिट करते जा रहा हूँ। थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग दे कन्वर्ट इट इनटू व्हाइट मनी। इट्स ए मेथड बाय व्हिच क्रिमिनल अब जो क्रिमिनल होते हैं वो इस तरह से करते हैं, और इसलिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखी थी पीएमएलए एक्ट में, कि जिसमें एक है एक टर्म जो यूज होती है वो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि जो अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति, और दूसरा हमने देखा शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। तो हमने देखा कि एक्ट के आखिरी में एक शेड्यूल है, और कई शेड्यूल्स है, और वो शेड्यूल में बहुत सारे अलग अलग एक्ट जो है उसके थ्रू जो जो संपत्ति अर्जित की गई वो सब उसमें है। तो ये, हाँ, एडमिट ऑल मैं प्रेस करते जा रहा हूँ। आशीष नारायण विश्वास जी इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और हाँ, अब मेरे ख्याल 30 सेकंड का अगर हम पॉज कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ताकि रविशंकर जी इनको एडमिट कर दिया मैंने। यस, अब सभी आ गया, ठीक है जी ओके। क्या हुआ था प्रॉब्लम शक्कर साहब? हाँ हाँ हाँ, ये कि वो बंगाल देश से बाहर चले गए, इसलिए इशू हो रहा है सर। विश्वास जी, ये लाइसेंस, जूम मीटिंग का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो वो अभी रिचार्ज करना बाकी है, तो ये फ्री वर्जन चल रहा है, और जब 40 मिनट बाद जब मीटिंग एंड हो जाए तो सभी से अनुरोध है कि उसी पर फिर से क्लिक करके सब लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। मीटिंग बीच में इंटरप्ट होती है तो सर उसको बंद कर सकते हैं क्या, वो सेटिंग्स को, कि कुछ देर के लिए, कि मतलब वो एडमिट ऑल करना पड़ रहा है अपने को? नहीं, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज क्या हो रहा है कि वो लोग वेट कर रहे थे और मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब एटलीस्ट मुझे दिखता है और मैं एडमिट कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो फ्री वर्जन में ये रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो ऑफ हो जाता है सर, उसका कहीं ऑफ तो तरीका तो है। ये तो फिर पता नहीं चलेगा ना कि कौन वेट कर रहा है। दोस पीपल विल सफर, दे विल नॉट बी एबल टू जॉइन द मीटिंग, ये प्रॉब्लम है ना, इसलिए वो दिखना तो चाहिए।
दिखता है तो उसमें क्या वो मैसेज आ जाता है, तुरंत मैं एडमिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो जी साथियों जी। कर लेता हूँ। क्लास में भी हम करते ही है ना स्टूडेंट्स के लिए ऐसा, तो मुझे पता है ये हाँ फ्री हाँ वर्जन में सर, ये फ्री हम काम वर्जन में कर क्या चुके हैं। मतलब ये बिना उसके नहीं होता क्या, मतलब तुम टोटल ऑन ऑन करके रख दे, मतलब फ्री ज्वाइनिंग कर दें कुछ देर के लिए? नहीं, उसमें क्या होता है कि पहले से आप यदि या तो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट करो, उनके ईमेल एड्रेस वगैरह करो, है ना, तो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, पहले से उनको इनविटेशन भेजो। अच्छा अच्छा, वो तो पहले ये होता है। लेकिन भी सर। तो इतना आसान नहीं है, हम अपने क्लास के लिए कर लेते हैं कि हमको अपने स्टूडेंट्स के ईमेल एड्रेस पता होते हैं। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है ना। जी 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 जी। तो, सर 40 मिनट मतलब 12:10 में बंद हो जाएगा फिर? नहीं, जब भी वो शायद 11 बजे हुआ था, तो मुझे लगता है 11:40 के लगभग बंद होगा। तो जब भी बंद होगा डिस्टर्ब मत होइए, आप सीधा उस पे ऑन करके फिर से आ जाइएगा मीटिंग में, है ना। फिर भी पॉज और अच्छा ब्रेक तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। फ्री का 5 मिनट का तो एंजॉय करिए, डिस्टर्ब मत होइए। नहीं ये नहीं, हम होते रहता है। 11 बजे से ट्राई कर रहा था, कोई एडमिट नहीं कर रहा था। हाँ नहीं सॉरी, वो इसमें अब दिख रहा है मुझे, मैं एडमिट करते जा रहा हूँ, मैं तो कनेक्टेड नहीं, रहिए। मैं शिवानंद जी को फोन भी किया था, ऑडियो कॉल, और कट दिया, तो हमको लगता है कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया, शायद मीटिंग नहीं होगा। रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। वो जो ओ लाइसेंस एक्सपायर हो गया अच्छा अच्छा, करके ठीक वो है, ओके सर, ओके, प्लीज कंटिन्यू। कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम्म। तो मनी, तो people who money laundering, they convert it into white money. It's a method by which criminals mask their unaccounted accumulated wealth. Through money laundering, people separate the money earned illegally from source, mix it with white money and then funnel it back into the source. तो इसको मेन स्ट्रीम में लाता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में मिला दिया जाता है, और फिर ये पता नहीं चलता कि इसमें व्हाइट मनी कितना है से ब्लैक मनी कितना है। अनदर कॉमनली से हर्ड, हाँ अब इसमें वार्निंग आ गई, यूर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, है ना, तो 10 मिनट की वार्निंग मुझे आ रही है। तो 10 मिनट चलेगा, अच्छा उसके बाद देखिए डिस्टर्ब मत होइए, उसी लिंक पर फिर से क्लिक करके आप फिर से कर लीजिएगा, है ना। ठीक है। शिवानंद को कुलदीप जी, शिवानंद जी को ये बताना पड़ेगा कि मीटिंग को फिर से मतलब एक और क्रिएट कर ले 11:40 वाली, है ना, कि जैसे अलग अलग मीटिंग होती है, तो 11 वाली होगी, फिर 11:40, फिर उसके बाद 12:30, जी 40-40 मिनट की 3 मीटिंग एटलीस्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी, है ना। जी ये जी आवश्यक है, जी सर। क्योंकि वो क्रिएट रही तो फिर वो अगली मीटिंग में हम ज्वाइन हो जाएंगे जो 11:40 वाली है ना। अनदर कॉमन क्या सर ये शिवानंद सर मीटिंग को दोबारा स्टार्ट करके फिर से मतलब वो कर देंगे तो यस, हाँ फिर मतलब से वो तो। स्टार्ट। यस, इन द जी मीनवाइल मैं एडमिट करते जा रहा हूँ, अभी भी कुछ लोग वेट कर रहे हैं। यस, सो अनदर कॉमनली हर्ड रिलेटेड टर्म इज राउंड ट्रिपिंग। अब राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है, पैसे को बहुत घुमाया जाता है। सो हियर पीपल सेंड मनी टू ए टैक्स हेवन लाइक मॉरिशस और केमैन आइलैंड्स टू अवॉइड पेइंग टैक्स। तो इसको हम बोलते हैं शेल कंपनी, की जो कागज पर एग्जिस्ट करती है, जो बिजनेस करती है, तो केवल पैसे के लेन देन के लिए जो बनाई जाती है, एंड देन इन्वेस्ट दैट मनी इनटू इंडिया, दस बिकमिंग ए फॉरेन। इस तरह से वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो ये भी एक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो इसमें पैसा कैसे घुमाया गया ये पता लगाया जा सकता है। सो इसमें जो टैक्सेशन सिस्टम जो है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टैक्स है, जिसमें हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, जीएसटी है। इस तरह से कई अलग अलग टैक्स होते हैं, कस्टम्स ड्यूटी है। अब इसमें हम इसके परिणाम देखेंगे कि इसका नुकसान क्या होता है देश को, इससे पूरे देश की इकोनॉमी प्रभावित होती है। तो ब्लैक मनी से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। पहला ये है कि इट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमको जीडीपी और ये सब पता नहीं चलता है कि कितना पैसा वैध है, कितना अवैध है। सेंट्रल बैंक इज नॉट एबल टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कॉजिंग हाइयर इन्फ्लेशन। अब इससे क्या होता है कि हमारी जो प्लानिंग है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल फैसला लेता है कि नोट कितने छापने हैं। ये कैसे होता है, ये देखा जाता है कि हमारी इनकम कितनी है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। अब इनकम से एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो क्या करेंगे, तो उतने पैसे के नोट छापो। अब ये नोट छापते हैं, इसको बोलते हैं डिफिसिट। तो ये जो इकोनॉमिक डिफिसिट है, तो उतने अमाउंट के नोट छाप लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट जब छापती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो पैसा सर्कुलेशन में आ जाता है। ऑन द अदर हैंड हमारा इनकम यदि ज्यादा है और यदि एक्सपेंडिचर कम है, तो होता है कि पैसे की जो खरीदने की शक्ति है, क्रय शक्ति, वो कम हो जाती है और डिप्रेशन हो जाता है, डिफ्लेशन हो जाता है। और जब डिफ्लेशन होता है तो पैसा बहुत हो जाता है इकोनॉमी में, और उसमें हम कुछ भी खरीद नहीं पाते, क्योंकि जो प्रोडक्शन है देश की कैपेसिटी वो कम है। जैसे कि जर्मनी में हो गया था कि अब बोरा भर मार्क वहाँ की करेंसी है, तो बोरा भर मार्क दे दो, लेकिन आपको एक मुट्ठी अनाज भी नहीं मिलता है, क्योंकि अनाज का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो ये होता है कि बहुत ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आ जाए तो इसके ये डिफ्लेशन कहलाता है। तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन
ये दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए आइडियली। तो ये यदि हो जाए तो इकोनॉमी में पैसा यदि ज्यादा हो तब भी प्रॉब्लम, पैसा कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है। दिस विल लीड टू ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी। तो इससे जो इकोनॉमी, वो जो करेंसी की वैल्यू है वो कम ज्यादा होते रहती है। ब्लैक मनी अफेक्ट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए कंट्री निगेटिवली। अब कितना हमको विदेशों से पैसा मिलता है तो वो भी, हमारा जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी इससे अफेक्ट होता है। Black money is most often used for illegal activities such as drugs and narcotics dealing, terrorism, etc., which is detrimental to the health of the country. तो ये सब चीजें के लिए भी पैसा इस्तेमाल होता है। साइबर सिक्योरिटी में हम इसको डीप वेब, डार्क वेब वगैरह बोलते हैं। तो जो सर्च इंजन से सर्चेबल होता है उसके अलावा भी कई सोर्सेस होते हैं, तो वो सब अवैध गतिविधियां इस तरह से चलती है। द गवर्नमेंट सफर्स ए बिग लॉस इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि सरकार को टैक्स नहीं मिलता है। दूसरा है कि ब्लैक मनी क्रिएट्स ए पैरेलल इकोनॉमी इन द कंट्री व्हिच इज कंप्लीटली अंडरग्राउंड। फॉर एग्जांपल, इन मेक्सिको देयर इज अ थ्राइविंग पैरेलल इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स। दिस लीड्स टू गवर्नेंस प्रॉब्लम्स। तो ये पूरा का पूरा पैरेलल इकोनॉमी चलता है। इंडिया में भी ऐसा हो गया है कि जैसे लोग शराब का कंजम्पशन कम करे, इसलिए शराब पे एक्साइज टैक्स, जो प्रोडक्शन पे टैक्स लगाया जाता है वो ज्यादा होता है। लेकिन अब छोटे स्टेट्स में ऐसा हो गया है कि आप यदि शराब माफिया नहीं है तो आप मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री तो शराब माफिया ही नियुक्त करता है। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि जो इलीगल अवैध धंधे हैं इसकी वजह से गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं और डायरेक्ट इंटरफियरेंस इन लोगों का बढ़ जाता है। ब्लैक मनी कैन ऑल्सो कॉज रियल एस्टेट प्राइसेस टू गो अप विच में लीड टू एन एसेट बबल। अब ये रियल एस्टेट प्राइसेस भी होता है बंबई में, जैसे हम देखते हैं हर 11 महीने बाद चेंज करो, फिर उसमें 1 महीने का उसको अलग से ये दो, पगड़ी वगैरह दो, ये सब सिस्टम भी होता है। और फिर वो बहुत, फिर देखते हैं कि डिमांड तो कुछ है नहीं तो बुलबुल की तरफ फूट जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं एसेट बबल। और फिर एकदम से क्रैश हो जाता है, और क्रैश हो जाता है तो एकदम से प्राइस घट जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि शॉर्टेज तो था ही नहीं, ये तो आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ शॉर्टेज था। तो कुछ टाइम बाद वो बबल फूट जाता है, तो ये इसको एसेट बबल कहते हैं। द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन मेनी मेजर्स टू कर्ब ब्लैक मनी। अब इसमें पहला जो है वो है टैक्स रिफॉर्म्स। तो टैक्स रिफॉर्म्स हैव बीन इनिशिएटेड विद अ व्यू टू रेजिस्टिंग ब्लैक मनी। टैक्स बेस हैज बीन इंक्रीज्ड एंड रेट्स हैव बीन आल्सो हैव बीन स्लैश्ड। अब ये दो मेजर है कि यदि टैक्स रेट को, यदि टैक्स बेस बढ़ाया जाए, कि टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाई जाए, तो इसके लिए डिमोनेटाइजेशन भी किया गया था, जिसके बाद लाखों करोड़ों लोग टैक्स देने वाले हो गए। फिर टैक्स रेट को कम कर दिया जाए, इतना ज्यादा टैक्स ना रखा जाए कि लोग उसको अवॉइड करने के लिए प्रोत्साहित हो, तो उसको कम किया जाए ताकि लोग विलिंगली दे कि इलीगल रहने की बजाय चलो टैक्स दे देना ही ठीक है। रिफॉर्म्स आर बीइंग मेड टू इनकॉर्पोरेट टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स इटसेल्फ। तो जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का होता है टीडीएस, या फिर जो गवर्नमेंट जो पेमेंट करती है प्राइवेट को उसमें टीडीएस कटता है, तो इस तरह से सोर्स पर ही किया जाए और कंपलसरी किया जाए, तो फिर वो बहुत सारा टैक्स बच जाता है, ये मतलब गवर्नमेंट को मिल जाता है थ्रू द ब्लैक मनी बिल। अब एक नया बिल आया है 2015 का, एक अलग से एक्ट भी है। द गवर्नमेंट हैज अलाउड द रिपोर्टिंग ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड थ्रू टैक्स इवोशन इन ए गिवन टाइम फ्रेम। तो इसमें यह किया गया है कि यदि कोई डिक्लेयर कर देता है तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा, और उसको टैक्स का प्रोविजन है, पेनल्टी का भी प्रोविजन है, और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का भी प्रोविजन है। तो इस तरह से किया गया है। फिर हम डिमोनेटाइजेशन देखते हैं कि जो 500 और 1000 के जो नोट बंद किए गए 2016 में, इसका भी व्यू यही था कि जो ब्लैक मनी है वो यूजलेस हो गया और कई लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया, और बहुत सारा पैसा इसमें बर्बाद हो गया। जो काउंटरफिट करेंसी भी था, और कुछ जो वाइट, मतलब ये था जो पैसा वैलिड करेंसी था, बट इट वाज ब्लैक मनी। तो काउंटरफिट अलग चीज है, ब्लैक मनी अलग चीज है। द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग कैशलेस और डिजिटल ट्रांजेक्शन विद व्यू टू मेकिंग थिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट। और अब तो ये इतना एनकरेज कर दिया गया है कि इसमें 10-15 रुपए का भी पेमेंट हो तो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। इस तरह से पॉसिबल हो गया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर आल्सो इंटेंडेड टू कर्ब ब्लैक मनी एज मच ऑफ द ब्लैक मनी जनरेटेड इन इंडिया इज यूज्ड इन इलेक्शंस। लेकिन इसमें जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग था वो फंडिंग को ही खत्म कर दिया, जबकि वो स्कीम को ट्रांसपेरेंट बनाने का या नाम डिक्लेयर करने का फैसला सही था, लेकिन जो स्कीम को बंद कर दिया, तो बंद कर दिया तो ब्लैक मनी के अलावा कोई उपाय ही नहीं रहा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो करप्शन एक मजबूरी हो गया है। तो इसलिए ये कैसे इसको लेजिटिमेट लाया जाए, ये सॉल्यूशन निकालने की बजाय वो स्कीम को ही खत्म कर दिया, जबकि केवल उसको ट्रांसपेरेंट बना सकते थे रादर देन स्क्रैपिंग द स्कीम ऑल टुगेदर। द इंस्टीट्यूशंस टू डील विद ब्लैक मनी इन इंडिया। अब इसमें कौन कौन सी जांच एजेंसी है, तो वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर कुछ एजेंसी के नाम दिए गए, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स सीबीईसी,
फिर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो CEIB, फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और पुलिस अथॉरिटीज। तो ये अलग अलग बहुत सारी संस्थाएं इसमें है। अब इसमें एक बिल था जो एक्ट आ गया, तो ये जो कानून नया लाया गया 2016 में, ये है अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स इंपोजिशन ऑफ टैक्स बिल 2015। ये 2016 से लागू हो गया। तो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन March 2015 बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिस्टर अरुण जेटली। The bill will apply to Indian residents and seeks to replace the Income Tax Act 1961 for the taxation of foreign income। अब ये केवल फॉरेन इनकम के बारे में ही होता है, क्योंकि इसका जो नाम है यह है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। तो इस पर टैक्स इम्पोज किया जा सकता है। यदि वो डिक्लेयर कर दे तो इसमें टैक्स लगता है, केवल नहीं डिक्लेयर करे तो पेनल्टी भी लगती है, अदरवाइज फिर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। तो ये तीनों प्रोविजन है इसमें, टैक्स, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। इट पेनलाइजेस द कंसीलमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड प्रोवाइड फॉर क्रिमिनल से लाइबिलिटी। इसमें कुछ लोग वेट कर रहे हैं तो मैं इनको वो कर देता हूँ, एडमिट कर लेता हूँ। So it penalizes concealment of foreign income and provides for criminal liability for attempting to evade tax in relation to a foreign income। तो foreign income यदि कोई छुपाता है तो फिर ऐसे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। ये प्रावधान इसमें किया गया। पहला जो टैक्स रेट है ये 2016 के कानून में, तो ये पहले बिल था, अब पास हो गया तो एक्ट बन गया है। सो फ्लैट रेट ऑफ 30% टैक्स वुड अप्लाई टू अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट्स ऑफ द प्रीवियस असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स में दो चीजें होती है, तो ये दो टर्म में बता देता हूँ। एक होता है फाइनेंस ईयर, दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स में इनकम पहले आता है, टैक्स बाद में आता है। मतलब एक ही पहले